नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और फिर आपके सामने हाजिर हूं करंट अफेयर्स का ताज़ा एपिसोड लेकर। आज के इस अंक में वह सभी जानकारियां शामिल की गई हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज के इस अंक में हम आपको जानकारी देंगे विश्व कैंसर दिवस, नीट पीजी 2022 एग्ज़ाम टलने और नए तारीखों के ऐलान के बारे में, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना के बारे में जानकारी देंगे। आइए शुरू करते हैं विश्व कैंसर दिवस से। हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा है। यह दिन मनाने का उद्देश्य कैंसर के प्रति शिक्षा और जागरूकता द्वारा लोगों के जीवन की रक्षा करना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कैंसर से पीड़ित लोगों की संख्या लगभग 2.25 मिलियन 2.25 मिलियन है। भारत में हर साल लगभग 1 लाख कैंसर के नए मामले सामने आते हैं। पूरी दुनिया की बात की जाए तो 2018 में कैंसर के मामले बढ़कर 18.1 मिलियन तक पहुंच गए हैं, जबकि कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या 9.6 मिलियन हो गई है। एक रिपोर्ट बताती है कि जीवन में औसतन 5 में से 1 पुरुष तथा 6 में से 1 महिला को कैंसर होता है। कैंसर के कारण 8 में से 1 पुरुष तथा 11 में से 1 महिला की मृत्यु होती है। कैंसर से जागरूक रहने की ज़रूरत है। अगर शुरुआती दिनों में प्रकाश में आ जाता है, जांच पड़ताल हो जाती है तो कैंसर पर काबू पाया जा सकता है और यही जागरूकता करने का उद्देश्य है इस तारीख को विश्व कैंसर दिवस मनाए जाने के लिए। बढ़ते हैं अगली जरूरी खबर की तरफ। वो ये है कि नीट पीजी 2022 की परीक्षा भारत सरकार ने टाल दी है। ये परीक्षा 6 से 8 हफ्ते के लिए टाली गई है। इसका 12 मार्च को ये परीक्षा प्रस्तावित थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नीट पीजी 2022 की परीक्षा को टाले जाने के बारे में जानकारी दी है। नीट पीजी परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी आज यानी 4 फरवरी को सुनवाई होनी थी। कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नीट परीक्षा को फिलहाल टाल दिया जाना चाहिए। इस याचिका पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच सुनवाई करने वाली थी। याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में मेडिकल इंटर्नशिप का हवाला दिया था। कई छात्रों की इंटर्नशिप पूरी नहीं हुई है। उनका कहना था कि एक साथ 2 बैच को कैसे सभी सीटें मुहैया कराई जा सकती हैं, इसीलिए 12 मार्च को परीक्षा आयोजित कराना ठीक नहीं है। साथियों, आजकल वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की बहुत चर्चा है। ऐसे में बहुत से लोग इस बारे में भी जानना चाहते हैं। अब हम इसी बारे में बात कर लेते हैं। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन योजना की शुरुआत आम बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की थी। इस योजना से व्यापार करना आसान होगा और लोगों की जिंदगी कुछ बेहतर बनने की उम्मीद है। ये योजना पूरे देश में एक जैसा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लाएगी। रजिस्ट्रेशन कहाँ किया जा रहा है, चाहे वो ज़मीन का हो या गाड़ियों का या कोई अन्य पंजीकरण, पूरे देश में एक ही प्रक्रिया का पालन करने की योजना है। रजिस्ट्रेशन देश में कहीं भी किया जा सकता है, राज्य की कोई बाधा नहीं होगी। यह 3C फार्मूला अपनाएगा। यह सेंट्रल ऑफ रिकॉर्ड्स, कन्वीनियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स पर आधारित है। 14 अंकों की विशिष्ट संख्या भूमि के लिए आवंटित की जाएगी। इस संख्या को भूमि का आधार संख्या कहा जाएगा। इस योजना को लागू करने के लिए सरकार राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को एक राष्ट्र एक पंजीकरण योजना से जोड़ेगी। एक और बात की जानकारी आपको होना चाहिए, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार ने अब तक देश में 90% भूमि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन कर दिया है। ये 24 राज्यों में हासिल किया गया है। इसे 2008 में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के रूप में लॉन्च किया गया था। हाल ही में मोदी सरकार ने इसका नाम बदलकर DILRMP कर दिया। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम से फ़ायदों की बात की जाए तो वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन सिस्टम से भुगतान में देरी कम होगी। साथ ही यह संपूर्ण पेपरलेस एंड टू एंड ई बिल सिस्टम को हासिल करने में मदद करेगा। इससे जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ी दिक्कतें कम होंगी। इससे लोगों का कीमती समय बचेगा। यह सरकारी अधिकारियों और नागरिकों के बीच इंटरफेस को कम करेगा। इस प्रकार यह प्रणाली उत्पीड़न को भी कम करेगी, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं।
एक्सक्यूज मी, यस। थैंक यू सो मच। मैं कुछ समझा नहीं। मेरे भाई की जान बचाने के लिए आप अगर ब्लड डोनेट ना करते तो शायद हम उसको ना बचा पाते। लेकिन मैंने तो अभी भी डोनेट किया अपना ब्लड। जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो आप शायद नहीं जानते आपके इस डोनेशन ने किसकी जान बचाई है। सो थैंक यू सो मच। ब्लड डोनेट करते रहिए, जिंदगी बचाते रहिए। क्या पता आपका ब्लड डोनेशन किसी की जान बचा दे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ई पासपोर्ट की। भारत सरकार 2022-23 तक ई पासपोर्ट लॉन्च करेगी। ये लोगों के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा, ऐसा माना जा रहा है। फिजिकल वेरिफिकेशन की तुलना में ई पासपोर्ट को बहुत जल्दी स्कैन किया जा सकता है। इससे नकली पासपोर्ट के इस्तेमाल को कम करने में मदद मिलेगी। नए ई पासपोर्ट की आवेदन प्रक्रिया ठीक पुराने की तरह ही है। पहला ई पासपोर्ट पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को भेंट किया गया। यह पासपोर्ट 2008 में जारी किया गया था। वो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। देखा जाए तो ई पासपोर्ट में एक छोटी सिलिकॉन चिप होगी। यह पासपोर्ट के जैकेट के भीतर एम्बेडेड होगी और इस चिप की मेमोरी 64 KB होगी। यह चिप धारक की व्यक्तिगत जानकारी रखती है, उसमें उनके हस्ताक्षर भी शामिल है। यह चिप 30 विजिट तक स्टोर कर सकती है। बाद के चरणों में पासपोर्ट में धारक की फोटो और उसका बायोमेट्रिक डेटा होगा। इन पासपोर्ट में आगे और पीछे का कवर मोटा है। ई पासपोर्ट में पारंपरिक पासपोर्ट की तरह ही जानकारी होगी। अन्य देशों में ई पासपोर्ट की स्थिति के बारे में भी जान लेना जरूरी है। वर्तमान में 120 देश ई पासपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं। इसमें जर्मनी, अमेरिका, यूके जैसे देश भी शामिल हैं। इन तीनों देशों में बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट सिस्टम है, यानी सिर्फ फिंगरप्रिंट या रेटिनल आइडेंटिफिकेशन के जरिए व्यक्ति के पासपोर्ट की पुष्टि की जाती है। ई पासपोर्ट इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन मानकों के अनुरूप है। ई पासपोर्ट बनाने का ठेका नासिक स्थित इंडियन सिक्योरिटी प्रेस को दिया गया है। यह संगठन जरूरी तैयारी में जुटा हुआ है। तैयारी पूरी होने के बाद भारत सरकार नए पासपोर्ट आसानी से जारी कर सकेगी। एक और जरूरी अपडेट आपके लिए है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट में गेल बोलते हैं, ने इंदौर में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन को मिक्स करने का भारत की अपनी तरह की एक पहली परियोजना शुरू की है। हाइड्रोजन मिश्रित प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अवंतिका गैस लिमिटेड को की जाएगी, जो HPCL के साथ गेल की एक जॉइंट वेंचर है। यह इंदौर में कार्यरत है। गेल ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन की तरह हाइड्रोजन सम्मिश्रण कार्यक्रम, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोग्राम शुरू किया है। यह परियोजना हाइड्रोजन आधारित और कार्बन न्यूट्रल भविष्य की दिशा में भारत की यात्रा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। गेल द्वारा सिटी गेट स्टेशन इंदौर में इंजेक्शन ऑफ ग्रे हाइड्रोजन शुरू किया गया है। बाद में ग्रे हाइड्रोजन को हरे हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जाएगा। यह परियोजना महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत कार्बन तटस्थ और आत्मनिर्भर भविष्य हासिल करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। यह परियोजना प्राकृतिक गैस में हाइड्रोजन डालने के पहलुओं को कवर करने के लिए भारत में मजबूत मानक और नियामक ढांचा बनाने में भी मदद करेगी। गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में भी संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। इससे पहले गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। यह प्राकृतिक गैस निगम है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत काम करता है। यह पूरे भारत में प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण और वितरण के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अब एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, खंभा कहा जाता है, यानी प्रेस या मीडिया। आज इस बारे में भी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों को निशाना बनाया गया। 108 पत्रकारों पर हमले हुए, 6 पत्रकार मारे गए। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमले जम्मू कश्मीर में हुए। जम्मू कश्मीर में पत्रकारों को 25 से अधिक हमलों का सामना करना पड़ा। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यहाँ अलग अलग पत्रकारों पर 23 हमले हुए। रिपोर्ट के मुताबिक 24 पत्रकारों को उनके काम करने के लिए शारीरिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया, उन पर हमला किया गया, उनके कार्य को बाधित किया गया, उन्हें धमकाया गया और परेशान किया गया। 2021 में पत्रकारों के खिलाफ
कुल 44 एफआईआर दर्ज की गई। इनमें से 21 आईपीसी की धारा 153 के तहत दर्ज की गई। आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है आज का ये अंक आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कल फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।